चलिए शुरू करते हैं। आपका सेट नंबर 1 हिस्ट्री का शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसे ये दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ और इसका प्लेलिस्ट बन चुका है और जो पुराने प्लेलिस्ट देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि अगर उसमें त्रुटि आपको दिख रहा है, तो इसमें त्रुटि क्लियर हो जाएगा, मतलब गलती क्लियर हो जाएगा, जो गलती आपको लग रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए कि रणजीत सिंह किस सिख मिसर से संबंध रखते हैं? तो रणजीत सिंह जो हैं, किस मिसर से संबंध रखते हैं? आप बता सकते हैं? तो देखिए, इसमें सुकत चकिया है, जो कि आपका राइट आंसर है। सुकत चकिया जो है, आपका यही राइट आंसर है और नेट पे अगर सर्च करिएगा तो अहुल बालिया देता है, जो कि गलत है। रणजीत सिंह जो है, सुकत चकिया से ही संबंध रखते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए अगर दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन-सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर जो है बैठा था? तो ये अगर मेरा एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप अच्छे से टिक लगाइएगा, मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था अंतिम शासक था, जो कि मयूर सिंहासन पे बैठा था। ठीक है, मयूर सिंहासन जानते हैं। 1857 की जो है क्रांति कहाँ हुई थी? तो 1857 की क्रांति तो आपको देखा जाए तो कई क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ था ये पूछने का मतलब है इस बुक से, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 की बात हो रही है तो। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले कौन इस क्रांति को शुरू किया था? बताइएगा ज़रूर। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करें तो पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई? बताइएगा। देखिए एक ट्रेन भी चला था 1853 में, जो कि आपका मुंबई से थाने चला था, रेलगाड़ी चला था और याद रखिएगा टेलीग्राफ का कभी-कभी डेट जो है दे देता है 1854, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है? उसके इन दोनों के बीच के अनुमान लगाया गया है टेलीग्राफी का, लेकिन इसमें 1853 दे दिया है, तो कोई गलत नहीं समझना है। तो बताइए कहाँ से कहाँ चला था? ये बताइएगा टेलीग्राफ लाइन। तो चौथे प्रश्न का बात करते हैं तो डी कलकत्ता और आगरा। कलकत्ता और आगरा चला था, याद रखिए कलकत्ता से आगरा तक गया था। क्लियर हो गया? पाँचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो पाँचवाँ प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का पूछ रहा है, अवध मतलब जो कि अभी वर्तमान में लखनऊ को बोलते हैं। तो अवध का अंतिम नवाब अगर आपसे पूछेगा, तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए वाजिद अली शाह बताइएगा। क्या बताइएगा? वाजिद अली शाह बता दीजिएगा। अगर बात करें छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि हैदराबाद के निजाम के जो हैं राजवंश का क्या नाम था? तो हैदराबाद के निजाम के अगर राजवंश का नाम पूछेगा, तो आप बताइए। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए, तो डी होगा। आशफ शाही नाम था। क्या नाम था? आशफ शाही नाम था, जो कि अंतिम था, हैदराबाद का निजाम राजवंश का अंतिम शासक माना जाता है ये, ठीक है? सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे? अगर मेरा एनसीईआरटी का हिस्ट्री का देख चुके हैं तीनों पार्ट, तो आपको ये लगाने में टिक आसान होगा क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। उत्तर मेरू शिलालेख के बारे में हम पढ़ाए हैं स्पेशली। तो बताइएगा किसके शासनकाल से संबंधित है, मतलब कौन शासक था उस समय, ये पूछ रहा है आपसे। तो सातवां प्रश्न का जो प्रांतक प्रथम टिक लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। ठीक है? आगे बात करते हैं, 8वां प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्न में कौन-सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूँ जो है भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था। मतलब हुमायूँ और शेरशाह के बीच लड़ाई हुई थी, और 3 लड़ाई हुआ था, जिसमें से हुमायूँ को भागना पड़ गया था। वो लड़ाई का बारे में आपसे पूछ रहा है, तो वो लड़ाई के बारे में बताइए। तो 8वें प्रश्न का जवाब आप अच्छे से जानते हैं, बेलग्राम की लड़ाई, जिसे कन्नौज की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि 9वां प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन-सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान अगर आप पूछे, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चला गया है, अभी वर्तमान में, और उस जगह का नाम जो है नानक भी पड़ा हुआ है ना? लेकिन अभी जो जन्म हुआ था उस स्थान का नाम पूछ रहा है आपसे, अभी जो कि जन्म हुआ था, तो डी नंबर तालवंडी। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, आप अच्छे से जानते हैं। और अगर मेरा सिखों का उदय एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसका मैं पढ़ाया हूँ, अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन सिख का क्लियर होगा, उससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा। कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, सिख से अगर सवाल आएगा तो छूटेगा नहीं उससे। 10वें प्रश्न की बात करें तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? बताइएगा, पुरंदर की एक संधि हुई, शिवाजी ने कब और किसके साथ किया था? पुरंदर की संधि। ये भी शिवाजी को मन नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती होना पड़ गया था। बताइएगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं तो डी 1665 की बात करते हैं। 1665 में राजा जय सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, ये संधि हुआ था, पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के। और अगर मेरा मराठा का उदय पढ़े होंगे एनसीईआरटी का, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से टिक लगाए होंगे। अगर बात करते हैं 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है भारत में कौन-सा प्रदेश जो है यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफ़ीम उपलब्ध कराता था? तो आप अच्छे से जानते हैं सी बिहार। उस नमक और अफ़ीम दोनों आ गया तो बिहार टिक लगाइएगा।
ये क्लियर कर दिया। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, तो 12वां क्वेश्चन को सुनिए कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। देखिए, अकबर के शासनकाल में अगर बात करें, अकबर के शासनकाल में जो विद्वान थे, विद्वान के जो समूह थे, वो महाभारत जो संस्कृत का था, उसे पर्शियन में अनुवाद किया गया, अकबर के कहने पर। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया? मतलब जो किया गया, वो किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? बताएँगे? 12वां प्रश्न का जवाब देंगे? तो इसका जवाब आपके पास है बी, रजनामा। क्लियर हो गया? रचना। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये सब एनसीईआरटी में हो चुका है। अगर नहीं देखे मेरा एनसीईआरटी तो देख लीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे, तो बताइए आगे नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ मैं। तो नूरजहाँ का अगर वास्तविक नाम अगर आपसे पूछे तो सी, मेहरुनिसा नाम था। ठीक है? वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। तो गोलकुंडा के राजा, तो समझिए गोलकुंडा की बात करेंगे तो हैदराबाद तो हमको याद करना होगा। तो निज़ाम शाही होंगे कोई, निज़ाम ही क्या होगा कब्ज़ा, है कि नहीं? तो बताइए किसका है? चलिए वो सब बातें छोड़िए, आगे ये बताइए गोलकुंडा के राजा कहलाते थे कुतुब शाह। कुतुब शाही जो था गोलकुंडा का राजा था। क्लियर हो गया? 14 प्रश्न का ए आंसर सही है। अगर बात करें 15 प्रश्न की बात करते हैं, तो उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो एक गजपति शासक राजवंश थे या शासक थे, जो कि उड़ीसा के थे। उसके संस्थापक कौन थे गजपति राजवंश के? ये पूछ रहा है आपसे। 15वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो बी होगा कपिलेंद्र। कपिल, याद रखिए कपिलेंद्र नाम है इनका, याद। देखिए, 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि कश्मीर का जेनुअल अबिदीन कला और साहित्य की संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, मतलब संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। किस राजवंश से संबंधित था ये? बताइएगा। तो यही सवाल डायरेक्ट है कि ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे वो सही रहेगा। शाही मीर राजवंश से संबंधित रखता था कि इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान, ठीक है, बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से विदर स्थानांतरित किया। तो देखिए, बहमनी सुल्तान के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं एनसीईआरटी देख लीजिएगा। तो बताइए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 17वां प्रश्न का आंसर का जवाब डी होगा, अहमद शाह वली है। अहमद शाह वली था, याद रखना है, क्योंकि गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था, बहमनी सुल्तान था वो। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? मध्यकालीन मंदिरों में, मध्यकालीन समय की बात हो रही है, उस समय मंदिर जो बना था उसमें सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? बताइए। 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो डी नंबर आप देख रहे होंगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। दक्षिण भारत का क्षेत्र का पढ़ा रहा था राजाओं के बारे में, तो उसमें इसकी चर्चा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। तो किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो कैलाश मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रकूट राजा बनवाया था, तो कौन बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस आदमी है, तो वो है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूट राजा थे, जो कि एलोरा में जो शिव का प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, वो बनवाए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी, तो पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो हाँ, एकदम सत्य बात है, मतलब सही है, मनुस्मृति। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 21 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? तो जैन धर्म से, जैन धर्म जो चलता है उसकी बात हो रही है, तो जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। तो एक ही है, जैन धर्म या जैन दर्शन। तो इस 4 ऑप्शन में से एक नहीं होगा। ठीक है, तो 21वां प्रश्न का बी, ये जो बी देख रहे हैं वो आपका जैन दर्शन से नहीं है, नयावाद। ठीक है, ये नहीं है। और जैन का भी मैं स्पेशल जैन और बौद्ध एक साथ पढ़ाया हूँ, देख लीजिए। 22वां प्रश्न है, 22वां क्वेश्चन नंबर है कि किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? भूमि उपहार की रीति शुरू कर दिया था, बताइएगा। 22 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो सातवाहन वंश ने जो है ब्राह्मणों को भूमि देने की जो है प्रथा चालू किए थे। 23 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 23 भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है इंडो ग्रीक ने चालू किए थे सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का जो है समकालिक था?
कौन पल्लव राजा था? बताइएगा। 24 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं कि दंतीवर्मन थे। राजा जो दंतीवर्मन है उसके समकालीन थे, है ना? चलिए 25 क्वेश्चन नंबर देखिए। 25 क्वेश्चन नंबर है कि बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? देखिए कौन थे? ठीक है, 25वां प्रश्न का तो सी है। पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है, पुलकेशिन प्रथम का नाम आता है कि चालुक्य वंश के संस्थापक हैं, वो भी बादामी के चालुक्य के। चलिए आगे बात करते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर है कि किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष हर्ष मतलब हर्षवर्धन की बात हो रही है, किस साम्राज्य का दौरा किया था? तो हर्षवर्धन हर्ष हर्ष मतलब हेंगशंग, उस समय हेंगशंग नाम का चीनी बौद्ध यात्री आया था। ये ऐसे आप जोड़ के टिक लगा सकते हैं। तो 26 का आंसर का जवाब जो देंगे सी हेंगशंग, वो सही जवाब देंगे। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है कि किस गुप्त राजा ने, गुप्त राजा थे, ने अपने शासन में अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया, मतलब अपना लिए, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिए इस क्वेश्चन को इतना घुमाया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हुआ था कि गुप्त वंश का कौन शासक ऐसा है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया? बताइए। तो 27 का आंसर का जवाब बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कुमारगुप्त प्रथम का नाम आता है। कुमारगुप्त 2 थे, कुमारगुप्त 1, कुमारगुप्त 2, तो कुमारगुप्त प्रथम। अगर नहीं, अगर ऑप्शन में खाली कुमारगुप्त है तो कुमारगुप्त टिक लगाइएगा। चलिए अगर बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए, मतलब प्रस्तुत किए गए, मतलब प्रस्तुत किए हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बांसुरी और बीना बजाने की बात होती है तो हम समुद्रगुप्त को याद रखते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त होगा। कौन होगा? समुद्रगुप्त होगा। अगर बात करें 29 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 28 का सी आंसर लगा लिए। 29 देखिए, इनमें से कौन सा साहित्य द्रवी वेद, क्या है? द्रवी वेद के नाम से जाना जाता है? तो द्रवी वेद याद रखिए, द्रवी साहित्य भी बोला जाता है, द्रवी वेद के नाम से जाना जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि द्रवी वेद कौन है, वेद कौन सा है? मतलब साउथ इंडिया का एक तरह से है, बताइएगा। तो 29 का आंसर का जवाब बी कौन है? देवरम। ठीक है, देवरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार अगर पहले तीर्थंकर पूछे तो ऋषभ देव होंगे, और कौन होंगे, है ना? तो ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर हैं। टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर माने जाते हैं। तो आपको मैंने 24 का 24 मैंने एनसीईआरटी के तहत पढ़ा चुका हूँ, है ना? तो अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा। अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 31वां प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? नन मतलब महिला की बात हो रही है। कौन बौद्ध जो थी, बौद्ध धर्म को अपनाई थी? महिला की बात हो रही है, नन मतलब महिला को। तो वो थी इनकी माँ, जो कि नाम इनकी माँ का जो नाम था, इनकी माँ कहिए, मौसी कहिए, जो कर सकते हैं आप, बौद्ध की, वो सबसे प्रथम थी। तो उनका नाम बताइए, 2 नाम है इसमें से, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। 31 का आंसर का जवाब तो प्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी थी। 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 32वां प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? तो तमिल भूमि के बाइबल के नाम से जाना जाता है, ये भी जान लीजिए। तो कौन? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 32 का सी तिरुकुरल, याद रखिए, तिरु क्लियर हो गया, तिरुक्कुरल साउथ लैंग्वेज है, तो साउथ लैंग्वेज में आता ही है। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 33वां प्रश्न है कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो संगम साहित्य की अगर भाषा बोले तो आप बताइए। संगम साहित्य हमारे जुड़ा हुआ है साउथ इंडिया से, और साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ तो मतलब तमिल भाषा होगा इसमें, है ना? तो आप आसानी से 1 टिक लगा दीजिए, तमिल। ठीक है। अगर बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर कि सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है, तो वेद का आयुर्वेदिक की बात करें, दवा की बात करें, तो किससे हमको जानकारी मिलता है? कौन से वेद से मिलता है ना? तो आप बताइए, आप अच्छे से जानते हैं उसके बारे में। तो अथर्ववेद में दवा की बात करें, की क्वेश्चन की बात करें, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? मतलब आर्य द्वारा पूजे गए थे भगवान कितने थे? वैदिक काल में कितने भगवान पूजे गए थे, बता सकते हैं? 35 का आंसर जवाब दीजिए। तो डी 33 भगवान थे, सोचिए। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से जो है संबंध रखती है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की बात होगी तो आद्य ऐतिहासिक काल बताया जाता है ना? आद्य ऐतिहासिक का युग बताया जाता है, काल बताया जाता है ना? तो डी आंसर आप देख रहे होंगे, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पॉलिटिकल का चल रहा है,
सीरीज। उसी तरह फिर आपका ज्योग्राफी का जो आधा पार्ट हुआ, फिर उसका पूरा पार्ट खत्म होगा। उसके बाद आपका साइंस का चलेगा, तो कंटिन्यू चलेगा। आप इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। 36 का डी आंसर लगा दिए। चलिए 37 की बात करते हैं। 37 में है एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी क्या है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 37 का आंसर का जवाब दीजिए। तो 37 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, शिलालेखों का अध्ययन। 38 क्वेश्चन नंबर है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछ रहा है ना? इमारत पूछ रहा है। तो ग्रेट ग्रे नदी जो है वो सबसे बड़ी इमारत है, मतलब धान्यगार, जहाँ पे धन रखा जाता था, है ना? तो सबसे बड़ा धान्यगार ही जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जो कि हम जानते हैं अच्छे से। 39 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 39 क्वेश्चन नंबर है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई? तो बी आंसर, मेहरगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? मेहरगढ़ में हुआ। एक बात ध्यान रखना है। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? मतलब मानव का जो आत्मा है, हमारा जो आत्मा है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये जो मानने की बात हो रही है, वो वैदिक साहित्य का विश्वास है। तो कौन से वैदिक साहित्य में ये मानता है कि हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, गमन करता है? बता सकते हैं? तो डी उपनिषद मानता है। समझ गए? डी। अगर बात करें 41वां प्रश्न, 41वां प्रश्न है किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो संगम साहित्य की रचना की बात करेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पांड्या पांड्या के संरक्षण में ये संगम साहित्य हुआ था ज्यादातर, ये आप जानते हैं। चलिए अगर बात करें 41 का सी आंसर सही है, उचित माना गया है, ये सही है। चलिए 42 की अगर बात करें तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक आपको सबसे ज्यादा फेमस 2 ही व्यक्ति मिलता है, अजातशत्रु और बिम्बिसार, जिसमें बिम्बिसार सबसे पहले होगा क्योंकि बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो बिम्बिसार होगा। ये जरूर ध्यान रखना है, बिंदुसार मत याद रखिएगा, बिंदु मत लगा दीजिएगा, बिंदुसार जो आ जाएगा मौर्य काल में, है ना? तो ये आप जानते हैं अशोक का पिता है और चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है, तो बिंबिसार आंसर होगा हर्यक वंश का संस्थापक। क्लियर? 42 का आंसर का जवाब जो देंगे सी, वो सही दिए होंगे। चलिए 43 की बात करते हैं तो भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास जो है प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत किया। महायान में जो है महायान, हीनयान, महायान 2 में बट गए थे। तो महायान जो था वो बौद्ध की मूर्ति की पूजा करने की शुरुआत करती थी। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ की, मतलब कौन सा समय काल था बताइए? तो आप अच्छे से जानते हैं वो समय काल, बता सकते हैं? तो पहली शताब्दी में ही ये शुरू हुआ था, ये जानते हैं, और ये कनिष्क के समय हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। कनिष्क के समय हुआ था जब चौथी बौद्ध संहिता हो रही थी, उस समय की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और भी जानकारी जानना है तो मेरा एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि उसमें बौद्ध से कोई भी सवाल छूट ही नहीं सकता, सारा क्वेश्चन बना हुआ है, डिटेल के साथ है। 44 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कौन सा है? अगर जैन के बारे में पढ़े होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, तो बताइए। तो 14 पूर्व जो है, मतलब 14 पूर्व जैन ग्रंथ है, ये सबसे पुराना जैन ग्रंथ माना गया है। सी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 45 क्वेश्चन नंबर, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों, मतलब अक्षरों की बात है, गूढ़ अक्षर मतलब गहरा, मतलब गहराई से को प्रथम बार पढ़ा गया, मतलब बहुत बारीकी से पढ़ा गया? तो कौन पढ़ा था बताइए, और किस समय पढ़ा था? तो हम जानते हैं 45 का आंसर का जवाब कि डी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 1837 में जेम्स जो है, जेम्स प्रिंसेप जो है पढ़ा था, याद रखिएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। नंबर की अगर बात करते हैं, 46 क्वेश्चन नंबर है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी बना? तो आप जानते हैं उनका, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बना अशोक, तो कौन थे बौद्ध सन्यासी? बौद्ध भिक्षु कहिए, बौद्ध सन्यासी भी कह सकते हैं। तो 46 का आंसर का जवाब ए है, उपगुप्त के संरक्षण में। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर है कि भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो हम जानते हैं 24 तिल्लियां होती है, 24 तिल्लियां होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है कि कब और किसने शक युग आरंभ किया?
तो कब और किसने? तो देखिए शक युग की बात करेंगे ना तो हम याद रखते हैं कनिष्क को। कनिष्क को याद करते हैं, 78 ईस्वी याद रखते हैं, है ना? चलिए 49 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, तो चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया? तो 220 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, उसमें चीन का विशाल दीवार बनाया गया। तो कौन था वो बनाने वाला? तो सी नंबर है सी हुआंग टी नाम है, ये ध्यान रखना है। 50वां प्रश्न की बात करते हैं, तो बताए दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? ग्रहण करने वाला कौन था राजा? तो हम जानते हैं श्री सतकर्णी सतकर्णी प्रथम ने ये अपनाई थी।